हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं। अगस्त 2022 के ये सारे करंट अफेयर सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सारे करंट अफेयर को फुल डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डाबर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डाबर इंडिया के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहित वर्मन। मोहित वर्मन अभी हाल ही में डाबर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। डाबर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष अमित बर्मन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल की अवधि के लिए डाबर इंडिया लिमिटेड के निर्देशक मंडल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर प्रोन्नत किया गया है। यानी डाबर इंडिया लिमिटेड के जो वर्तमान अध्यक्ष थे अमित बर्मन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पर मोहित बर्मन को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जो कि 11 अगस्त से इसके चेयरमैन है और 5 साल की अवधि तक ये रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए डाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाबर एक कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, 1884 में। इसके संस्थापक जो थे डॉक्टर SK बर्मन थे, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद यूपी में इसका मुख्यालय है, ओके। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू पॉइंट से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच में श्रेष्ठता के लिए कितने पुलिसकर्मियों को 2022 में केंद्रीय गृह पदक प्रदान किया गया है? ठीक है, अभी हाल ही में जांच में श्रेष्ठता के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को, ठीक है, केंद्रीय गृह पदक प्रदान किया गया था। तो कितने पुलिसकर्मियों को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 151 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, 151 पुलिसकर्मियों को 2022 के लिए जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह पदक प्रदान किए गए हैं, ठीक है। जिसमें CBI के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस में से प्रत्येक में से 10-10 को, ठीक है, केरल राजस्थान और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रत्येक में से 8-8 कर्मी को ये जांच में श्रेष्ठता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखें, किस डिपार्टमेंट से, किस राज्य के पुलिस से कितने पुलिसकर्मियों को यह पदक प्रदान किया गया है। टोटल 151 पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया गया है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस, हाथी दिवस, पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, पहली बार एलिफेंट डे कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2012 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। देख लीजिए, कैनेडियन फिल्म निर्माता पैट्रिसिया और सिम्स और HM क्वीन सिरिकिट की एक पहल एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड ने विश्व हाथी दिवस की स्थापना की थी। विश्व हाथी दिवस की स्थापना किसने की थी? तो एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड, ठीक है, जो कि कैनेडियन फिल्म निर्माता थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए अगस्त में और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डे है उसको, जैसे 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, नाइजीरिया का, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है और विश्व एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें, अगस्त के प्रमुख दिवस है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए
नेत्रथा बीमा योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने यह योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए नेत्रथा बीमा योजना शुरू की है। यह योजना पात्र लाभार्थी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में बुनकरों के परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करेगी। तेलंगाना सरकार ने नेत्रथा बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के साथ साझेदारी की है। ठीक है, यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया योजना है। ठीक है, और इस योजना के जो पात्र है, यदि क्या है, हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकर जो कारीगर होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह योजना है। ठीक है, और इसमें यदि इसके पात्र लाभार्थी की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 5 लाख का बीमा भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये LIC के साथ मिलकर यह योजना तैयार किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नए ब्रांड एम्बेसडर जो उत्तराखंड के बने वो ऋषभ पंत बने अभी हाल ही में। ठीक है, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CM पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, CM है, पुष्कर सिंह धामी ने पंत को उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, ऋषभ पंत को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहाँ के CM ने क्या किया है, दिल्ली में सम्मानित किया। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी भारत के हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगदीप धनखड़ जी बने। ठीक है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। देख लीजिए, जगदीप धनखड़ जी जो है देश के 14वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है, और इनको कुल वोट में 724 सांसदों ने वोट डाला था, जिसमें 528 वोट जगदीप धनखड़ के पक्ष में था, और इनके विपक्षी पार्टी जो थी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा, उनको मात्र 182 वोट पड़ा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसे हराकर उपराष्ट्रपति बने थे? तो मार्गरेट आल्वा महज। ठीक है, मार्गरेट आल्वा को। अब देखिए उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, एक और बात जान लीजिए कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें राष्ट्रपति और इनसे उपराष्ट्रपति है, और इनसे पहले जो 13वें उपराष्ट्रपति थे वो वेंकैया नायडू थे। ठीक है, और भारत की अभी नई राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है, और इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो होंगे UU ललित। UU ललित जो होंगे भारत के नए चीफ जस्टिस होंगे। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदय उमेश ललित यानी UU ललित, पूरा नाम इनका हो गया उदय उमेश ललित, को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। ठीक है, अगला चीफ जस्टिस जो है कौन है? UU ललित या उमेश उदय ललित है, उदय उमेश ललित जी हैं। 27 अगस्त को देश के 49वें न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस ललित का कार्यकाल 8 नवंबर तक होगा। यानी कि 27 अगस्त 2022 को ये उदय उमेश ललित है वो भारत के 49वें न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश, और ये 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है वो है NV रमना। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त हो जाएगा, ये रिटायर हो जाएंगे। तब ये 49वें न्यायाधीश कौन बनेंगे? UU ललित बनेंगे। ठीक है, ये 48वें हैं अभी वर्तमान में है, जो कि रिटायर हो जाएंगे, और 27 अगस्त को UU ललित न्यू चीफ जस्टिस होंगे। देखिए उदय उमेश ललित जी का जन्म जो हुआ था वो 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे।
भारत में अब तक कुल 49 न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। यूयू ललित को यदि हम ले लें तो अभी तक भारत में कुल 49 चीफ जस्टिस हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि 49वें कौन है, यूयू ललित, जो कि 27 अगस्त 2022 को इस पद की शपथ लेंगे। अब देख लीजिए भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। भारत के संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। दोनों डेट याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950। यदि हम इसमें पदों की संख्या की बात कर ले तो इसमें टोटल पद होते हैं 34, ठीक है, जिसमें 33 न्यायाधीश होते हैं और एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में कितने नए स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में सरकार ने 10 स्थलों को रामसर साइट के रूप में शामिल किया है। ओके, देख लीजिए रामसर साइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत ने 10 आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है, ठीक है, जिसमें कि तमिलनाडु से 6 आर्द्र भूमि, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश से एक एक आर्द्र भूमियों को लिया गया, यानी 6 और ऐसे 4 स्टेट से एक एक, तो 6 4 10 नए आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में, ठीक है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 64 हो गई है। पहले कितना था, 54 था। जब 10 शामिल कर लिया गया है तो अब कितना हो गया, 64 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब भारत में रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल जो है कितना हो गया, अब इन पूरा जो छेके हुए रामसर स्थल पूरा क्षेत्रफल वह है 12,50,361 हेक्टेयर, ठीक है। इतना क्षेत्रफल अभी रामसर स्थल भारत में लिए हुए हैं। और देखिए ये 10 को लेके है ये पूरा क्षेत्रफल, ठीक है, 10 नए स्थल को लेकर अब इतना हो गया, ठीक। अब देख लीजिए जो नए रामसर स्थल को शामिल किया गया वो कौन कौन है। इसमें है तमिलनाडु का है, एक है कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी, समुद्री जीवमंडल रिजर्व, बेंकुट्टूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथम्बल पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद उदय मर्थनपुर पश्चिम अभ्यारण्य, ये 6 तमिलनाडु से लिए गए हैं। ओके, अब देखिए ओडिशा से जो है सतकोशिया गोर्ज, ठीक है, गोवा से नंदा झील, कर्नाटक से रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश से सिरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है। ये टोटल 10 हो गए जो कि नए आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। देखिए रामसर स्थल क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। रामसर साइटें वेटलैंड्स आर्द्र भूमि है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। रामसर साइट क्या होते हैं, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को रामसर साइट बोला जाता है और ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, ठीक है। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहाँ 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। रामसर क्या है, रामसर एक ईरान में स्थित एक स्थल है जहां पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 1971 में एक संधि हुआ था। उसी समय से आर्द्र भूमि को क्या कहा जाने लगा, रामसर स्थल, ठीक। रामसर सम्मेलन की संधि में भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। भारत कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को, ठीक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान के शहर में रामसर में 2 फरवरी 1971 के हुए सम्मेलन में प्रतिभागी राष्ट्रों द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधी अधि समय पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है, 1 फरवरी को, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को यह संधि हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड होते क्या है, तो पानी से संतृप्त भूभाग को आर्द्र भूमि कहते हैं। 2019 में सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है को आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आर्द्र भूमि से संबंधित, इन्हें आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग नए करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे।
तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।